सबसे पहले जेनेटिक कोड, जीन, ये सारी चीजें हो गई हैं, तब हम म्यूटेशन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन बेसिकली बेटा एनी चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एनी चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये म्यूटेशन होता है। ठीक है, ये जो है क्रोमोसोम के लेवल पे हो सकता है या फिर डीएनए के लेवल पे हो सकता है, डीएनए या जीन के लेवल पे हो सकता है। कि क्रोमोसोम के नंबर पे जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होगा, जिसे हम एब्रेशन बोलते हैं, या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है, जो पॉलीप्लाइडी एन्यूप्लाइडी वाला पार्ट है। ये पार्ट हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, इस पार्ट को हम जेनेटिक्स में कवर करेंगे। अभी हमको ये पढ़ना है कि जो म्यूटेशन है जीन के लेवल पर या डीएनए के लेवल पर क्या होता है। तो डीएनए के लेवल पे बेटा जो म्यूटेशन होते हैं, जो भी म्यूटेशन डीएनए के लेवल पे होते हैं, वो मेनली दो ग्रुप में उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक है बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, दूसरा टाइप है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं बेटा कि जो जो म्यूटेशन जो है, एनी चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या जेनेटिक मटेरियल का कोई भी चेंज जो है वो म्यूटेशन है। म्यूटेशन डीएनए के लेवल या जीन के लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो डीएनए के लेवल पे जो म्यूटेशन होता है उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो इनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की, सपोज करो बेटा ये एक जीन का सेगमेंट है, ये सपोज करो एक जीन का सेगमेंट है या डीएनए सेगमेंट है, और किसी रीजन से इस सेगमेंट में ये जो ए है, ए की जगह क्या आ गया है, ए इज रिप्लेस्ड बाई टी। तो अब न्यू जीन क्या हो जाएगा, 5-ATG CCA, सॉरी CCT एंड TG 3 तो ये देखो, तो जब जो है बेटा एक नाइट्रोजन बेस किसी दूसरे नाइट्रोजन बेस से सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है, तो हम इसको बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इसका क्लासिकल एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इसका क्लासिकल एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो है क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन टाइप का म्यूटेशन हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बेटा कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन की जो 6th पोजीशन पर, बीटा चेन की 6th पोजीशन पर एक एमाइनो एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। एक एमाइनो एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये ग्लूटामिक एसिड है, ये रिप्लेस हो जाता है किससे, वैलिन से। तो हीमोग्लोबिन जो है बेटा क्लासिकल एग्जांपल है इसका सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या होता है बेटा, सिकल सेल एनीमिया जो है क्लासिकल एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का। इसमें क्या हो रहा है सिकल सेल एनीमिया में कि हीमोग्लोबिन में देखो अल्फा और बीटा दोनों चेन होती है, तो इसमें बीटा चेन में ही हो रहा है। बीटा चेन में जो 6th पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड होता है, उसकी जगह क्या होता है बेटा, 6th पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह क्या आ गया है बेटा, वैलिन आ गया है, ठीक है, वैलिन आ गया। तो उस वैलिन की वजह से क्या हो गया है, आपका जो म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। ये म्यूटेशन क्वेश्चन है उठता है कि ये म्यूटेशन होता कैसे है।
ठीक है, ये क्यों हो रहा है? तो एक बार थोड़ा अपना जो है, जो मैंने कल जो आपको एक जो टेबल करवाई थी जो जेनेटिक कोड वाली, उस टेबल को एक बार अपने सामने रखो, उस टेबल को अपने सामने रखो। एक मिनट मुझे भी एक बार निकालने दो। जेनेटिक कोड जो है ये GAA है, ठीक है। और अगर वैलिन का अगर हम देखें बेटा, वैलिन का जो कोड होता है वो है GUC। इससे रिलेटेड कुछ भी ले लो, ठीक है ना, GUC, GUA, GUU, ठीक है ना। ये कोई भी चीजें जो होती हैं ये इसके वैलिन के कोड हैं। एक मिनट, ये देखो वैलिन के जो है ना ये चारों कोड है, कोई भी हो सकते हैं, GUU, GUC, GUAA, GUG, इसमें से कोई भी कोड हो सकता है। और ग्लूटामिक एसिड का कोड क्या है बेटा? जेनेटिक कोड जो है GAA, गैगैन गा, गैगैन गा, ठीक है। तो ये होते हैं। तब हम आते हैं फिर, देखो अब ये, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा मैं प्रॉपर वे में इसको बना रहा हूँ बेटा, इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हो बेटा, आप लोग जो है इसको सब्स्टिट्यूशन से जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ग्लूटामिक एसिड का जो एमआरएनए में जो कोड आ रहा है बेटा GAG, इसका डीएनए में कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा बेटा? इसका डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा? वो भी GAG ही होगा। ये डीएनए के लेवल पे है और ये क्या है? एमआरएनए के लेवल पे है। कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये जो है ये कन्वर्ट हो गया है GUG में, यानी इसका जो A था वो U से रिप्लेस हो गया है। ये क्यों होगा? क्योंकि डीएनए के लेवल पे जो कोड था, डीएनए के लेवल पे कोड था वो GPG में कन्वर्ट हो गया है। तब ऑब्वियसली ये अगर कोडिंग स्ट्रैंड है तो ये T जो है एमआरएनए में किस फॉर्म में आ जाएगा? U में आ जाएगा। तो मैं क्या बात कर रहा था, सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया क्या है बेटा? एक तरह का सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। सिकल सेल एनीमिया जो एक तरह का सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। इसमें क्या होता है कि एडेनिन जो है, एडेनिन जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन। एडेनिन क्या हो गया बेटा? थाइमिन से रिप्लेस हो गया है, ठीक है ना। एडेनिन जो है इससे थाइमिन से रिप्लेस हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा? ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है बेटा? वैलिन में कन्वर्ट हो गया है। सेक्सुअल में क्या हो रहा है बेटा कि जो एडेनिन जो है वो थाइमिन से रिप्लेस हो गया, तो ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? वैलिन में कन्वर्ट हो गया। और ये चेंज कहाँ हो रहा है बेटा? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के 6th प्लेस में, यानी 6th अमाइनो एसिड जो है इसका, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो 6th अमाइनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड से किसमें कन्वर्ट हो गया? वैलिन में कन्वर्ट हो गया। और इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है। ये जैसे ही चेंज होता है तो इस बीटा चेन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर बदला, प्राइमरी स्ट्रक्चर बदलने से सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर चेंज होने से जो आरबीसी जो है बेटा रूटीन जो है बाई कॉन्केव शेप में होती है, बाई कॉन्केव शेप में होती है। ये जब भी ऑक्सीजन बॉडी में कम होता है ये सिकल शेप में आ जाती है, इस तरह से हार्ड सिकल शेप में आ जाती है। और ये जो सिकल शेप आरबीसी है बेटा, ये इजिली जो है फाइन वेसल से पास नहीं हो सकती है। ये क्या हो सकती है कि जो बॉडी के जो स्मॉलर वेस्कुलेचर है ना उनसे इजिली पास में प्लायबल नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो फ्लेक्सिबल नहीं होने की वजह से क्या होती है कि जो भी बॉडी में जो स्मॉल वेस्कुलेचर है वहां पास नहीं हो पाती है। तो क्या होगी, ये स्मॉल वेसल्स को ब्लॉक कर देंगी। इसकी वजह से जो भी बॉडी की स्मॉल वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और फिर आपको जो सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे। और साथ ही साथ चूंकि आरबीसी अब नॉर्मल है, इसका शेप अब नॉर्मल है, तो स्क्रीन जो है नॉर्मल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। इसकी वजह से आपको जो है एनीमिया देखने को मिलता है। ये क्लियर हुआ बेटा कि जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या हो रहा है सिकल सेल एनीमिया में? सारे लोग को क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा। अब इसका जो अगला अगला टाइप 2 हमें बताया था जीन लेवल पे जो है वो बताया और बताना है, वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगला है फ्रेम शिफ्ट।
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगला म्यूटेशन अब हम करते हैं बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहा है बेटा कि जो इस म्यूटेशन में जैसे इसी सीक्वेंस को हम लेते हैं एक 5 डैश ए टी सी जी ए टी ए जी, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि सपोज करो ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये एक जीन है डीएनए के लेवल पे। अब सपोज करो बेटा इसमें से जो है मैंने इस सी को किसी रीजन से ये सी जो है ये डिलीट हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो बेटा 5 डैश 3 डैश एंड है इसका, और इसमें सी सपोज करो डिलीट हो गया, सी किसी रीजन से डिलीट हो गया, तब आप इसको कैसे रीड करोगे? अब ये जीन का ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको किस तरह से रीड करोगे? ए टी जी, फिर ए टी ए, देन ए जी, ये 3 डैश एंड हो गया। सेम चीज होगा अगर इसमें आप 2 न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर दो, सी और जी को डिलीट कर दो तो भी यही प्रॉब्लम आएगी। सेम चीज होगा अगर आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट कर दो या 2 न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट कर दो। लेकिन इसी में आप क्या करोगे, 3 न्यूक्लियोटाइड डिलीट करो या 3 न्यूक्लियोटाइड जो है इंसर्ट करो, तो देखो क्या होता है। मैं बोल रहा हूं कि एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आप आर्टिफिशियली क्रिएट करो, हाइपोथेटिकली एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्रिएट करो और उसके बीच में कहीं पर भी एक न्यूक्लियोटाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दो, देखोगे कि एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्ट करो या डिलीट करो, डिलीशन ऑफ 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड, एक या 2 न्यूक्लियोटाइड अगर आप इंसर्ट या डिलीट करते हो, देन द रीडिंग फ्रेम, या उसकी वजह से क्या होता है, रीडिंग फ्रेम will shift from the point of change, from the point of change। तो जिस पॉइंट पर आपने चेंज किया है उस पॉइंट से रीडिंग फ्रेम क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा, जो आपकी बुक में दिया है, ठीक है, राम हैज रेड कैप वाला, ठीक। उस एग्जाम्पल को एनसीईआरटी में देख सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में आप आइदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐड करो या डबल न्यूक्लियोटाइड ऐड करो, देन द रीडिंग फ्रेम विल शिफ्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ चेंज। जिस पॉइंट पर आपने चेंज किया है उस पॉइंट से क्या होगा, रीडिंग फ्रेम जो है चेंज हो जाएगा। इस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये म्यूटेशन जो है ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो देखो दोनों में फ्रेम शिफ्ट एंड सब्स्टिट्यूशन में क्लासिकली आपको याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो रहा है, जबकि फ्रेम शिफ्ट में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड आइदर ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो। और याद रखो बेटा कि अगर 3 or more 3 nucleotide or multiple of 3 nucleotide, 3 nucleotide or multiple of 3 nucleotide अगर आप इंसर्ट या डिलीट करोगे तो रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा, तो रीडिंग फ्रेम जो है बिल्कुल नहीं बदलेगा। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का एग्जांपल था वो था सिकल सेल एनीमिया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। सिकल सेल जो था वो बेटा वो था सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है वो किसका एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। और चाहे सिकल सेल एनीमिया हो चाहे थैलेसीमिया हो, दोनों ही कंबाइंड रूप से पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल है। दोनों ही क्या है, किस चीज के एग्जांपल है, दे आर एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि इसमें डीएनए के एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। इसमें डीएनए जो है क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, डीएनए जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। इसीलिए सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया दोनों ही पॉइंट म्यूटेशन है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो है सब्स्टिट्यूशन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है और थैलेसीमिया जो है फ्रेम शिफ्ट टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है। उसके अलावा एक चीज और याद रखो कि जो सिकल सेल एनीमिया है
सिकल सेल एनीमिया है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अलावा इसको तुम बोल सकते हो कि नॉनसेंस टाइप का म्यूटेशन है। ये नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या याद रखना है बेटा, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया दोनों ही पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल हैं। लेकिन याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया जो है सब्स्टिट्यूशन का टाइप है। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है बेटा, इसमें हो ये रहा है कि जो एडेनिन जो है रिप्लेस हो जा रहा है किससे, थाइमिन से रिप्लेस हो जा रहा है। एडेनिन जो है थाइमिन से रिप्लेस हो जा रहा है किस पे, डीएनए के लेवल पे। इसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जा रहा है वैलिन से। तो इसको याद रखना है, ग्लूटामिक गोज वैलिन विजिट। सिकल सेल एनीमिया का जो कोड है ग्लूटामिक गोज, ग्लूटामिक एसिड गोज, जी जो है वो जा रहा है एंड वी जो है वो विजिट कर रहा है, वैलिन विजिट। ये कोड है, याद रखना, ठीक है ना। तो मैं भी इसी तरीके से याद रखता हूँ, ग्लूटामिक एसिड गोज एंड वैलिन विजिट, ये सिकल सेल एनीमिया में है। तो ऑब्वियसली ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का एग्जांपल है। और साथ ही साथ क्या है बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन के अलावा ये नॉनसेंस म्यूटेशन, ये नॉनसेंस म्यूटेशन भी है, ठीक है। उसके अलावा थैलेसीमिया जो है बेटा मेनली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल है। ओके, तब आते हैं बेटा ट्रांसलेशन। ठीक है, देखो ट्रांसलेशन में क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो बेटा देखो याद रखना बेटा कि एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो हमेशा उसका डेफिनेशन एक अपने लैंग्वेज में क्रिएट करने की कोशिश करना। जो बुक की डेफिनेशन दी हुई है वो तो बहुत ही अच्छी है, अगर आपको याद हो जाए, याद होने से ज्यादा अगर वो समझ में आ जाए। जैसे अगर आप देखोगे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, अगर आपको डेफिनेशन याद हो गई ना कि इसको बोलने का क्या मतलब है, 90% चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, रोटेशनल क्या है, ठीक है, आ रही समझ में, वन डायमेंशन क्या है। तो अगर आप उसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हो, एसएचएम किस तरह से डिफर करता है इन सारे मोशन से, तो अगर ये डिफाइन कर लोगे तो 90% बैटल आपने जीत लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यूजिंग एमआरएनए एज ए टेम्पलेट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि हम एमआरएनए को रीड कर रहे हैं, यानी हम न्यूक्लियोटाइड को रीड कर रहे हैं, और नीचे हम बना क्या रहे हैं बेटा, एमाइनो एसिड बना रहे हैं। तो रूटीनली अब तक हमने क्या देखा था, न्यूक्लियोटाइड को रीड कर रहे थे और न्यूक्लियोटाइड ही बना रहे थे, ठीक है ना। आपने अब तक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, रेप्लिकेशन पढ़ा है, दोनों में क्या हो रहा था, आप रीड न्यूक्लियोटाइड कर रहे थे और नीचे फॉर्म भी न्यूक्लियोटाइड कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ क्या है बेटा, आप न्यूक्लियोटाइड को रीड करोगे और यहाँ ऐड क्या कर रहे हो, एमाइनो एसिड ऐड कर रहे हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड एंड एमाइनो एसिड के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं होती है। रूटीनली न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, एडेनिन जो है वो थाइमिन से पेयर हो जाता है, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से पेयर होता है। तो रूटीनली जो है न्यूक्लियोटाइड के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, तो इसको कॉपी करना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं है, इसको कॉपी करना इसीलिए डिफिकल्ट होता है। इसीलिए क्या होगा बेटा कि जब भी आपको ट्रांसलेशन होगा या जब भी आपको प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं करना होगा, तो हमको एक एडेप्टर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा, ये इंफॉर्मेशन को रीड करता है एंड ब्रिंग एमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड। ये आ रहा है समझ में बेटा कंसेप्ट, कि जो जो एक एडेप्टर मॉलिक्यूल हमको लगेगा जो क्या करेगा, एडेप्टर मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन को रीड करेगा एंड इट विल ब्रिंग एमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग जो एमाइनो एसिड ले आएगा। जैसे मैं एक देखो यहाँ पर एक क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक एमआरएनए की चेन बना रहा हूँ, ठीक है। इस एमआरएनए में सपोज करो बेटा ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन रखी हुई है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, ये इंफॉर्मेशन है, सपोज करो जीजी याद रखो,
जिजी ग्लाइसिन का है, GGU, ठीक है। जिजी जो है ये ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन की इंफॉर्मेशन है, ये mRNA में प्रेजेंट है बेटा। अब इसको रीड करना है, तो इसको रीड करने के लिए क्या होगा बेटा, जो मॉलिक्यूल होगा वो tRNA है। तो tRNA जो है बेटा कैसे रीड करता है, tRNA का जो एक एंड जो होता है ना बेटा, tRNA का जो एक एंड होता है उसको हम बोलते हैं बेटा एंटी कोडॉन लूप। tRNA का जो एक एंड होता है उसको हम बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। tRNA का जो एक लूप, एक जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। ये क्या करता है बेटा, एंटी कोडॉन लूप के थ्रू क्या करेगा, कोडान को रीड करेगा। तो जैसे GGU है, ये GGU किस डायरेक्शन में है बेटा, ये 5' 3' डायरेक्शन में है। तो इसको जो अगर एंटी कोडॉन रीड कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, 3' to 5' होगा। इसका डायरेक्शन होगा, एंटी कोडॉन लूप का डायरेक्शन 3' to 5' होगा, तभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करेगा। तो ये देखो 3' to 5' हो गया इसका डायरेक्शन, प्लस ये जी को रीड करने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर जी को रीड करने के लिए सी होना चाहिए। इस जी को रीड करने के लिए क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इस यू को रीड करने के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इस GGU कोडान को रीड करने के लिए जो tRNA आएगा उसका एंटी कोडान सीक्वेंस क्या होगा, CCA, और ये किस डायरेक्शन में होगा, 3' to 5' डायरेक्शन में। ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं बेटा। ये जो एक एक चीज ध्यान रखना है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 3' to 5' डायरेक्शन लेंगे हम, ठीक है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। ये इसलिए जरूरी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि mRNA में कोडिंग लूप जो है 5' 3' जो है AGG है, AGG जो है ये कोडिंग सीक्वेंस है किसका, mRNA का। तो इसका आपको tRNA का सीक्वेंस लिखना है। तो tRNA का सीक्वेंस हमको रूटीनली याद रखो बेटा, जब भी आपको सिर्फ सीक्वेंस लिखने को बोला, स्पेसिफिकली नहीं बोला है, तो आपको 5' 3' डायरेक्शन में लिखना होता है, 5' 3' डायरेक्शन में लिखना होता है। तो इसको देखो, अगर आप बनाओगे तो ए की जगह टी आएगा, लेकिन टी क्या होगा, टी की जगह यू हो जाएगा, GPC। लेकिन ये क्या 3' to 5' है, इसको आप 5' से 3' में लिखोगे तो क्या होगा, ये PCU हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो बेटा कि जो tRNA जो है वो हमेशा जो है mRNA को जो है वो रीड तो करता है, लेकिन याद रखो वो एंटी कोडान लूप है। तो और कोडान का सीक्वेंस 5' 3' होता है, तो एंटी कोडान का सीक्वेंस होगा 3' to 5', लेकिन जब फाइनली उसको आप शो करोगे, लिखोगे, तो बाई कन्वेंशन हम 5' 3' डायरेक्शन में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CCU हो जाएगा। जबकि रेड क्या कर रहा है, इस तरफ से रीड कर रहा है, UCC की तरफ से रीड कर रहा है। तो ये हो गया बेटा। तो याद रखो जो इसको इसको रीड करने के लिए एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, tRNA होता है। तो tRNA जो है बेटा इसमें एक एंटी कोडान लूप होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और देख लो कि जो tRNA जो है ना, ये जो है इसको हम सॉल्युबल RNA भी बोलते हैं। tRNA इज आल्सो नोन एज सॉल्युबल RNA। और ये स्मॉलेस्ट RNA होता है बेटा, जो स्मॉलेस्ट RNA होता है, और ये फोल्डेड मॉलिक्यूल होता है, ये खुद सेल्फ फोल्डेड होता है। और इसमें फोल्डिंग की वजह से लूप बन जाते हैं, डी लूप, पी साइड सी लूप, लेकिन हमको वो ध्यान नहीं रखना है, लूप बन जाते हैं। देखो ये tRNA का मॉलिक्यूल अनफोल्डेड है, 5' 3' है। ये फोल्ड के बाद सपोज करो बेटा ये 3' एंड आ गया, तो ये जो 3' एंड जो होता है ना, यहाँ पर CCA सीक्वेंस होता है। tRNA का जो 3' एंड होता है, ये याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। tRNA का जो 3' एंड होता है उसमें याद रखो उसके टर्मिनल एंड में CCA सीक्वेंस होता है। और ये 3' एंड से जो है ना, इसी से ये अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। ये क्या करता है, अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। और नीचे का जो एंटी कोडान लूप है इसके कोडान को रीड करता है, इसको क्या करेगा, कोड को रीड करेगा, ठीक है ना। 3' एंड पर जो होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली 3' एंड है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। अमाइनो एसिड का याद रखो बेटा, अगर तुम फॉर्मूला अगर याद हो, CRNH2H, ये है अमाइनो एसिड का एक जनरलाइज फार्मूला। इस अमाइनो एसिड को इसके 3' एंड से बाइंड करना है, tRNA के 3' एंड से बाइंड करना है। तो अमाइनो एसिड जो है COH ग्रुप के थ्रू जो है वो किससे बाइंड करता है, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप के थ्रू किससे बाइंड कर जाता है, tRNA के 3' एंड से बाइंड कर जाता है। रेयर है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन
कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि जो एमाइनो एसिड है ये टीआरएनए के 3' एंड से कार्बोक्सिल ग्रुप के थ्रू बाइंड करता है, इट बाइंड्स थ्रू कार्बोक्सिल ग्रुप। मैं बात कर रहा था बेटा एडेप्टर मॉलिक्यूल की, तो टीआरएनए जो है, टीआरएनए बेटा ये एडेप्टर मॉलिक्यूल है। एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा, ये कोड को रीड करेगा और साथ ही साथ एमाइनो एसिड को भी कैरी करेगा, एमाइनो एसिड को भी कैरी करेगा। तो ये कैसे होता है, इसको इस तरह से समझो, ये सपोज करो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड ही है ना, ये टीआरएनए है, इसका फंक्शन की वजह से हम टीआरएनए बोल रहे हैं। तो 5' 3' एंड हो गए टीआरएनए का। अब ये क्या होता है बेटा, टीआरएनए जो है ना ये फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना, फोल्ड हो जाएगा। ये फोल्ड हो जाएगा। तो इस फोल्डिंग की वजह से क्या होगा बेटा, देखो इसका ये वाला पार्ट समझो, ये 3' एंड है, ये जो एंड है ये 3' एंड है, ये दूसरा जो है बेटा ये 5' एंड है। 3' एंड पे याद रखो बेटा कि जो है CCA सीक्वेंस होता है, CCA सीक्वेंस होता है इसके 3' एंड पर। और ये नीचे वाले, और ये 3' एंड के थ्रू क्या करता है बेटा, ये 3' एंड के थ्रू एमाइनो एसिड से बाइंड करता है। और याद रखो एमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो टीआरएनए के 3' एंड से बाइंड करता है। एमाइनो एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है और एमाइनो ग्रुप भी होता है। तो एमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है बेटा ये टीआरएनए के 3' एंड से बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है सबसे पहले की। दूसरी चीज क्या होती है बेटा कि इसका जो एंटी कोडॉन लूप है ना, ये नीचे की तरफ जो लूप बनाया हूं ये एंटी कोडॉन लूप है। एंटी कोडॉन लूप जो है ये क्या करता है, ये कोड को रीड करता है, ये कोड को रीड करने का काम करता है। तो इसमें मैं बता रहा था, सपोज करो जो है, सपोज करो ये कोड है AUG, मीथियोनिन के लिए कोड है। इसको अगर टीआरएनए को रीड करना है तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा बेटा, एंटी कोडॉन होगा ए, जो है रूटीनली टी से बाइंड करता है, लेकिन आरएनए है तो टी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ए आ गया और सी आ गया। लेकिन ये क्या है 3' 5' होगा, क्योंकि कोडिंग सीक्वेंस जो है वो 5' 3' होता है, कोडान जो होता है वो 5' 3' होता है। तो कोडान 5' 3' डायरेक्शन में है, एंटी कोडान 3' to 5' डायरेक्शन में UAC हो गया। इसको अगर आप 5' to 3' में लिखोगे एंटी कोडान को तो क्या हो जाएगा, CAU। तो कई बार आपके एग्जाम में जो है ना एंटी कोडान को 5' to 3' डायरेक्शन में लिख देता है, तब आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि सीक्वेंस मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो याद रखो कि कोडान जो है वो 5' 3' डायरेक्शन में होता है, एंटी कोडान जो है वो, एंटी कोडान तो वो 3' 5' डायरेक्शन में होगा। लेकिन उसको अगर वो 3' 5' ना लिख के अगर 5' 3' लिख दिया है तो फिर आपको उस हिसाब को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आंसर आएगा। तो ट्रांसलेशन में जो है एमआरएनए को रीड करने के लिए जो एडेप्टर मॉलिक्यूल है बेटा टीआरएनए, टीआरएनए कैसे काम करता है अब मैं इसको इस वाले फोटोग्राफ में समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या है बेटा कि ये एक सीक्वेंस है बेटा GGU, एमआरएनए में एक कोडिंग सीक्वेंस है GGU। इसको एंटी कोडॉन क्या होगा बेटा इसके लिए, CCA। तो टीआरएनए जिसका एंटी कोडॉन सीक्वेंस CCA होगा वो इस जगह पे आके बाइंड कर जाएगा। और साथ ही साथ बेटा GGU जो है ये ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टीआरएनए के 3' एंड से जो अमाइनो एसिड अटैच होगा क्या होगा बेटा, ये ग्लाइसिन अटैच होगा, ग्लाइसिन अटैच होगा, ठीक है। अब इसके बगल में एक और कोडिंग सीक्वेंस बनाओ, इसके बगल में मैं एक और कोडिंग सीक्वेंस बना दे रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ बेटा UUU, ठीक है, UUU। अब क्या होगा बेटा, इसको इसको जो आइडेंटिफाई करेगा टीआरएनए उसका, इसका एंटी कोडॉन सीक्वेंस होगा AAA, इसका एंटी कोडॉन सीक्वेंस हो गया AA टीआरएनए का। अब देखो UUU किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेनिलएलानिन को। तो ये किससे बाइंड किया हुआ है, फेनिलएलानिन से। तब देखो बेटा दो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन एंड फेनिलएलानिन एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए।
दो जो है एमाइनो एसिड जो है वो है बेटा ग्लाइसिन एंड फेलिन एलानिन, जो एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए। अब क्या होगा बेटा, अगर कोई एक एंजाइम आए, एंजाइम की हेल्प से ये दोनों जो है एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड बना लें। सेक्सुअल में यही होता है बेटा, ट्रांसलेशन में और कुछ नहीं है, बस इतनी सी ही कहानी है पूरी, कि आपको क्या है कि आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन का जो है एमाइनो एसिड का सीक्वेंस आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आपके पास ब्लूप्रिंट तैयार है कि प्रोटीन बनाना कैसे है। अब आपके पास एक मॉलिक्यूल चाहिए जो उस ब्लूप्रिंट को रीड कर सके, तो रीड हम किससे करेंगे, टीआरएनए से करेंगे। दूसरा क्या, उस ब्लूप्रिंट को रीड करने के बाद जो है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड को जो ले आए, तो अमाइनो एसिड को लाने का काम भी क्या कर रहा है, टीआरएनए कर रहा है। तो टीआरएनए ने हमारी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। ये क्या करता है, एक एंड से जो है वो एमआरएनए को रीड करता है और दूसरे एंड से क्या करता है, वो अमाइनो एसिड को करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड को पास पास लाता जाता है। और बस हमको आइडियल कंडीशन देना है, आइडियल कंडीशन जैसे ही होगा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तब इसके बाद जो अगली चीज हमको प्रोवाइड करनी है बेटा, अब क्या देनी है, आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करनी है। ये आइडियल कंडीशन जो है वो राइबोसोम दे देता है। आइडियल कंडीशन फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए हमको बस एक आइडियल कंडीशन देना है और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो आइडियल कंडीशन किससे मिल जाता है, वो मिलता है राइबोसोम से। ट्रांसलेशन का जो सबसे पहले तुम देखो, इसमें स्टेप वाइज लिख तुम करते चलो। सबसे पहला लिखो एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये दोनों को एक साथ लिख दिया हूं। बहुत सारी में जो है वो अलग अलग दिया है बेटा, बहुत सारी बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन तुम एक ही साथ इसको याद कर लो कि एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एमाइनो एसिड जो है उसको एटीपी से हम रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, एमाइनो एसिड और एमाइनो एसिड मोनोफॉस्फेट का एक कंपाउंड, एमाइनो एसिड एंड एमाइनो एसिड मोनोफॉस्फेट जो अटैच हो जाएंगे और यहाँ से दो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिलीज हो जाएगा। दो फॉस्फेट ग्रुप जो है ये एटीपी है, ट्राईफॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट यहाँ अटैच होगा, दो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिलीज हो गया। अब क्या होगा बेटा, ये जो एमाइनो एसिड जो है ये क्या करेगा, ये टीआरएनए से अटैच हो जाएगा, टीआरएनए प्लस एमाइनो एसिड विथ एएमपी, ये अटैच हो गया। ये एएमपी हटा दो खैर इसमें से, एएमपी हट जाता है यहाँ से। तो ये अब ये अमाइनो एसिड क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग टीआरएनए से अटैच हो गया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा कि इसमें जो एक एंजाइम यूज होता है वो है टीआरएनए सिंथेटेज। पूरा नाम लिखना चाहो अगर तो टीआरएनए एमाइनो एसिड सिंथेटेज, इसमें एक एंजाइम यूज होता है टीआरएनए एमाइनो एसिड सिंथेटेज, टीआरएनए एमाइनो एसिड सिंथेटेज। ये आया पहला स्टेप समझ में बेटा सारे लोगों को। देखो ये कर क्या रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि सिंपली एटीपी हाई एनर्जी यूज कर ले रहा है। तब ये एनर्जी अगर यूज हो रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना बेटा, तो ऑब्वियसली क्या कर दिया कि ये पहले लो एनर्जी स्टेट में था एमाइनो एसिड, अब उसको हाई एनर्जी स्टेट में डाल दिया। अब आपको पता है बेटा कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो हमेशा उसकी टेंडेंसी होगी लोअर एनर्जी स्टेट में आए। लोअर एनर्जी स्टेट में एमाइनो एसिड एक कैसे आता है, पेप्टाइड बॉन्ड बना के। तो आपने सिंपली क्या किया, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड करके, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड के थ्रू क्या कर दिया आपने, एमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर दिया, उसको हायर एनर्जी स्टेट में आपने पुश कर दिया। और अब क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए क्या करेगा बेटा, वो पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। बस आपको सिंपल एक आइडियल कंडीशन देनी है, ये अमाइनो एसिड बिल्कुल रेडी है कि अब पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि उसको एनर्जी क्या करना है, कम करना है। तो अब देखो आइडियल स्टेट कैसे प्रोवाइड हो रहा है, अब देखो आइडियल स्टेट प्रोवाइड होता है राइबोसोम में। तो जो अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप है ट्रांसलेशन का जो अगला स्टेप जो है, जिसको स्टेप बी लिखते हैं, वो है इनिशिएशन।
अगला स्टेप है बेटा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बाइंड विथ small subunit of अच्छा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है ना। फर्स्ट टीआरएनए एंड एट लास्ट बाइंड विथ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बाइंड विथ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसको लिखते चलो बेटा, ये आप लोगों की बुक में ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया है। ये आप लोगों को मैं मेडिकल की बुक से बता रहा हूँ, हार्पर में सबसे अच्छा लिखा हुआ है। तो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है उसमें बेस्ट रिटर्न है ये, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग ज्यादा दे दी है। तो ये जो है बेटा इनिशिएशन में क्या है बेटा, मैसेंजर आरएनए बाइंड्स विथ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड फर्स्ट टीआरएनए, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड फर्स्ट टीआरएनए, ठीक है ना। एंड एट लास्ट बाइंड विद द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसको भी ड्रॉ भी कर रहा हूँ, एंड इट बाइंड विद द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली समझो कि इनिशिएशन में क्या हो रहा है बेटा, कि जो मैसेंजर आरएनए आया सबसे पहले क्या करेगा कि राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है उससे बाइंड कर लेगा। अब उसके बाद क्या करेगा बेटा, जो फर्स्ट जो कोडान होता है उसके करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट या इनिशिएटर कोडान होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट टीआरएनए है वो बाइंड कर जाएगा इस पूरे यूनिट में, देन लास्ट सब यूनिट बाइंड कर जाएगा। इसको देखो इस डायग्राम से समझो। सपोज करो बेटा ये मैसेंजर आरएनए है, 5' 3' एंड हो गया, और ये बताने की मेरे को जरूरत तो नहीं है ना बेटा कि सारे जो मैसेंजर आरएनए में जो फर्स्ट कोडान होता है वो एयूजी होता है, इनिशिएटर कोडान एयूजी होता है, जिसको कि लेकिन याद रखो प्रोटीन में हर, तो कई बार क्वेश्चन उठता है कि अगर फर्स्ट कोडान एयूजी है तो सारे प्रोटीन में सबसे पहले मीथियोनिन होना चाहिए, क्योंकि एयूजी मीथियोनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन याद रखो बेटा कि प्रोटीन बनने के बाद जो है, मैं भी बता रहा हूं बेटा। अच्छा टीआरएनए सिंथेटेज का क्या फंक्शन है, टीआरएनए सिंथेटेज बेटा वो क्या कर रहा है, एमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर रहा है। देखो टीआरएनए सिंथेटेज का दो फंक्शन है बेटा, इट इज एक्टिवेटिंग एमाइनो एसिड, एंड बाइंडिंग एमाइनो एसिड विद द टीआरएनए। टीआरएनए सिंथेटेज का दो फंक्शन है, इट इज एक्टिवेटिंग एमाइनो एसिड एंड बाइंडिंग एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड विद द टीआरएनए, ये दो फंक्शन है इसके। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये तो पता ही होगा बेटा कि जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें फर्स्ट जो कोड होता है वो हर में एयूजी होता है। क्या होता है, ये एयूजी, ठीक है। तो ये जो सपोज करो बेटा ये एमआरएनए आया जिसका फर्स्ट एयूजी है, अब ये क्या करेगा बेटा, सबसे पहले जो है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से बाइंड कर जाएगा। देखो इसके नीचे की तरफ मैं क्या बना रहा हूँ, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है ये यहाँ पर जो है ये आरएनए बाइंड कर गया। उसके अलावा याद रखो बेटा कि जो मैं आपको बताया था कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन मेथिल गुआनोसिन कैप जो है ना, कैप जो है हम 7 मेथिल गुआनोसिन कैप जो है हम मैसेंजर आरएनए के 5' एंड पर हम ऐड करते हैं। तो ये जो 7 मेथिल गुआनोसिन कैप जो है ना, ये मैसेंजर आरएनए को स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करने में हेल्प करती है, इसी की वजह से बाइंड हो पाता है, इसी को करता है मैसेंजर आरएनए, तभी जो है ये बाइंड होता है। और ये जो है इंपॉर्टेंट है यूकैरियोट्स में, क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ यूकैरियोट्स में हो रहा है, प्रोकैरियोट्स के लिए नहीं है ये बेटा। यूकैरियोट्स में जो स्मॉलर सब यूनिट जो है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए से किसके थ्रू बाइंड कर पाता है, वो 7 मेथिल गुआनोसिन जो कि हम 5' एंड पे जो हम ऐड कर रहे थे तभी बाइंड कर पाता है, ठीक है ना बेटा। अगर ये कैप नहीं होगी तो बाइंड ही नहीं होगा।
ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए जो है वो स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड कर गया। अब क्या होगा बेटा, इसकी बाइंडिंग के बाद जो है ये जो फर्स्ट कोडान है या इनिशिएटर कोडान है, ठीक है ना, फर्स्ट कोडान या जो इनिशिएटर कोडान है, इससे करस्पॉन्डिंग टीआरएनए इससे आके बाइंड हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग टीआरएनए। तो ए है तो क्या हो गया, ये यू ए टी, ये टीआरएनए इससे बाइंड हुआ, और ये टीआरएनए जो बेटा है इसके करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड मीथियोनिन कैरी कर रहा होगा, ये मीथियोनिन कैरी कर रहा है। ठीक है, अब इसकी अगली स्टेप में आते हैं। अब अगली स्टेप में क्या है बेटा, अगली स्टेप में क्या होता है कि अभी इस पूरे इनिशिएशन यूनिट जो बना है, इनिशियल इनिशिएशन यूनिट बना है, इससे लार्जर सब यूनिट जो है अटैच हो जाएगा। मैं लार्जर सब यूनिट अटैच कर रहा हूं, ये जो है बेटा इससे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है वो अटैच हो गया। और याद रखो बेटा, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में टीआरएनए बाइंड करने के लिए दो साइट होते हैं। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में टीआरएनए को बाइंड करने के लिए दो साइट होते हैं, एक होता है पी साइट, दूसरा होता है ए साइट। एक होता है टी साइट, एक होता है पी साइट, दूसरा होता है ए साइट। तो याद रखो बेटा कि इनिशियली लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम binds in such a way, initially larger subunit of ribosome binds with initiation complex in a such a way the first codon lie over the P part of the larger subunit। फर्स्ट कोडान जो है बेटा वो क्या होता है, P जो पार्ट है उसके ऊपर जो है वो लाई कर रहा है। देखो इसको थोड़ा सा अलग से समझ लो, ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है बेटा, इसमें टीआरएनए को बाइंड करने के लिए दो साइट होते हैं, एक पी साइट होता है और दूसरा बेटा ए साइट होता है। पी साइट को हम पेप्टाइड साइट बोलते हैं, ए साइट जो है बेटा एक्सेप्टर साइट है। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा कि ये जो लार्जर सब यूनिट है जब इस स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड कर रहा है तो वो इस तरह से बाइंड करता है कि जो इसका पी पार्ट है, ठीक है, टीआरएनए को बाइंड करने वाला जो पी पार्ट है वो क्या होता है, वो फर्स्ट कोडान से करस्पॉन्ड करे। क्या करे बेटा, वो फर्स्ट कोडान से करस्पॉन्ड करे। तो देखो बेटा ये जो अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया ना, ये क्या है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के लिए जो होता है मैग्नीशियम आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैग्नीशियम आयन के एब्सेंस में नहीं बनेगा। दूसरा जीटीपी की एनर्जी यूज करता है, जीटीपी याद रखो, एटीपी नहीं, इसकी एनर्जी यूज करता है बेटा, ये जीटीपी की एनर्जी जो है ये यूज करता है, इट यूजेस द एनर्जी ऑफ जीटीपी। ठीक है ना, ये जीटीपी की एनर्जी जो है ये यूज करता है। ठीक है ना, तो ये जो है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपका बन गया, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपका क्रिएट हो गया। अब क्या होगा बेटा कि जो अब ये चूंकि एमआरएनए है, इसके बाकी कोडान को हम लिखते हैं, सपोज करो फर्स्ट कोडान तो एयूजी था, फर्स्ट कोडान एयूजी था, सेकंड कोडान सपोज करो बेटा सीसीसी हो गया। सेकंड कोडान अगर हम ले लें, क्या ले लें हम, सीसीसी ले लें। ठीक है, सेकंड कोडान को हम सीसीसी ले लेते हैं। ठीक है, तो सीसीसी के करस्पॉन्डिंग जो है टीआरएनए बाइंड कराओ, सीसी के करस्पॉन्डिंग टीआरएनए बनाओ, सीसी के करस्पॉन्डिंग बनाओ टीआरएनए, जीजीजी होगा, इससे क्या बाइंड करेगा, तो ये जो सीसीसी है इसके करस्पॉन्डिंग में टीआरएनए बना रहा हूं बेटा, और इस टीआरएनए से क्या बाइंड करेगा, जो प्रोटीन जो एमाइनो एसिड होगा वो प्रोलीन होगा। इसके आगे की तरफ का भी बना लो, इसके आगे की तरफ जी 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 कर लो, इसके आगे की तरफ कर लो यू जी जी कर लो, इसके बाद कर लो यू जी ए कर लो। तो ये सपोज करो कुछ इस तरह का जो है बेटा आपका एमआरएनए सीक्वेंस है। तो देखो जो फर्स्ट कोडान था, फर्स्ट कोडान जो आपका एयूजी था, इनिशियली जो था वो कहां पर आ गया बेटा, वो पी साइट पर आ गया।
उसके बाद जो सब्सिक्वेंट कोडान, जो सेकंड कोडान है वो किस साइड पर आ जाएगा बेटा, ए साइड पर आ जाएगा। तो इसमें देखो जो सेकंड कोडान क्या है, सी 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 है, इससे क्या होगा, एंटी कोडान जी 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 होगा, और इसका करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड क्या होगा, प्रोलीन होगा। अब देखो बेटा मिथियोनिन प्रोलीन जो है ये राइबोसोम में जो एकदम पास पास आ गए, और मैं ऑलरेडी बताया था बेटा कि हाईली एक्टिवेटेड स्टेट में है, ये चार्ज है, एक्टिवेटेड है, तब ये खुद बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, ये खुद क्या है, दे वांट टू क्रिएट बॉन्ड, ठीक है ना, बॉन्ड इनको फॉर्म करना है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा बेटा, इसी स्टेप को ध्यान रखना कि अमाइनो एसिड विच इज अटैच्ड एट पी साइड, जो पी साइड पे जो अमाइनो एसिड अटैच है पहले, ये क्या है, मिथियोनिन अटैच है, ये क्या होगा बेटा, डिटैच हो जाएगा, और ये डिटैच होकर क्या होगा बेटा, ये ए साइड के अमाइनो एसिड से अटैच हो जाएगा, तो ये प्रोलीन से क्या हो गया, मिथियोनिन अटैच हो गया, मिथियोनिन अटैच हो गया। ये देखो मिथियोनिन फर्स्ट अमाइनो एसिड था, ये आ गया, सेकंड अमाइनो एसिड प्रोलीन आ गया। तो ये बेटा ए साइड का जो अमाइनो एसिड जो है वो, सॉरी, पी साइड का अमाइनो एसिड जो है वो ए साइड से अटैच हो जाएगा। और याद रखो बेटा, अगर ये दोनों अमाइनो एसिड अटैच हो रहे हैं तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है, इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और याद रखो बेटा कि लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है वो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की तरह काम करता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, 23S सब यूनिट, प्रोकैरियोट का 23S सब यूनिट, और यूकैरियोट का 28S सब यूनिट, यूकैरियोट्स का 28S सब यूनिट एंड प्रोकैरियोट्स का 23S सब यूनिट, ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्टेप है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसी स्टेप को हम बोलते हैं इलॉन्गेशन स्टेप। ये जो स्टेप है ये क्या, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या, चेन इलॉन्गेशन स्टेप, ये इलॉन्गेशन स्टेप है। अगेन इस स्टेप में भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जीटीपी जो है, जीटीपी एज एनर्जी सोर्स इसमें यूज होता है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा यूनिट आगे की तरफ मूव करेगा, यानी 5' से 3' एंड, ये इस तरफ से 5' से 3' की तरफ मूव कर रहा है। तब इमेजिन करो कि ये जो पूरा राइबोसोम जो है एमआरएनए में आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये राइबोसोम जो है एमआरएनए में आगे की तरफ 3' एंड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, 5' से 3' मूव कर रहा है। जब ये 5' से 3' की तरफ मूव करेगा, तब इमेजिन करो ये जो पी पार्ट था ये आगे मूव करेगा, तो अब ये जो सी सी है ये क्या होगा, पी पार्ट पे आ जाएगा, और अब ए पार्ट पे क्या आ जाएगा, जी 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 आ जाएगा। अब ए पार्ट पे क्या आ जाएगा बेटा, जी 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 आ जाएगा। तो अगला स्टेप हम लिखते हैं, अगला स्टेप हम लिखते हैं ट्रांसलोकेशन। अगला स्टेप मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, यहां पर लिख रहे हैं ट्रांसलोकेशन। अगला स्टेप हम लिख रहे हैं ट्रांसलोकेशन। और देखो सिर्फ मैं इसी पार्ट को बना रहा हूं। ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होगा बेटा, ये AUG वाला पार्ट था, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका CCC। तो ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होगा बेटा, ये जो CC है ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, ये पी साइड पे आ जाएगा। और जो अगला GGG है, ये जो अगला पार्ट है जो GGG, ये पार्ट क्या होगा बेटा, अब ये एक्सपोज हो जाएगा ए साइड से, ये अगला पार्ट जो है ए साइड से एक्सपोज हो जाएगा। और देखो अब जो पी साइड है, पी साइड पर क्या है, पी साइड पर जो है tRNA जो है ये किससे बाइंड किया हुआ है, प्रोलीन है एंड मिथियोनिन है। टी साइड पे जो tRNA जो है ये दो अमाइनो एसिड से बाइंड करके प्रोलीन मिथियोनिन यहाँ पर है, ये टी साइड पर, और ए साइड पर GGG आ गया। तब क्या होगा बेटा, अगेन यहाँ पर एक tRNA ले आओ जिसका सीक्वेंस CCC होगा। GGG किससे बाइंड करेगा, ग्लाइसिन से बाइंड करेगा, GGG है ये ग्लाइसिन से बाइंड करेगा। इसके आगे जो है अगेन जो है UGG है, यहाँ UGG लिख के रखो। तो ये देखो बेटा हो गया, पी साइड पे जो है ये दो अमाइनो एसिड वाली चेन आ गई,
और ए साइड पर क्या हो गया, ग्लाइसिन आ गया। अब फिर अगेन स्टेप होगा बेटा, ये दोनों चेनें जो है ब्रेक होके अब ग्लाइसिन से अटैच हो जाएंगी। अब क्या होंगी, इसको ग्लाइसिन को सिर्फ जीएल लिख रहा हूँ बेटा, मैं छोटा लिख रहा हूँ, ग्लाइसिन को सिर्फ जीएल लिख रहा हूँ। अब इस ये क्या होगी, दोनों चेन ब्रेक होकर इस ग्लाइसिन से अटैच हो जाएंगे, प्रोलीन मिथियोनिन, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड। वैसे सब्सिक्वेंट सीक्वेंस में यूजीजी, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन ऐड हो जाएगा। सब्सिक्वेंट सीक्वेंस में जब ट्रांसलोकेट करेगा उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, ट्रिप्टोफेन के बाद अगला जब मूव करेगा तो देखो इसके ए साइड पर क्या आ जाएगा, ए साइड पर यूजीए आ जाएगा। यूजीए क्या है, यूजीए क्या है बेटा, यूजीए क्या है बेटा, ये जैसे जैसे ट्रांसलोकेट होता जाएगा यूजीए क्या है, उआ उगन उगा, क्या है यूजीए, यूजीए जो है स्टॉप कोडॉन है। यूजीए क्या है बेटा, ये स्टॉप कोडॉन है ना। यूजीए जो है स्टॉप कोडॉन है। तो क्या होगा बेटा कि जैसे ही एज सुन एज ए साइट ऑफ राइबोसोम, ए साइट ऑफ राइबोसोम, ए साइट ऑफ राइबोसोम arrive at stop codon, as soon as a site of ribosome arrive at stop codon, या और इस तरह से लिख सकते हो as soon as stop codon reaches at a site, उससे क्या होगा बेटा, ये ट्रांसलेशन जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही ट्रांसलेशन स्टॉप होगा अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है राइबोसोम से एक फैक्टर जुड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रिलीज फैक्टर। राइबोसोम से एक प्रोटीन जुड़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर क्या करेगा बेटा, राइबोसोम को सेपरेट कर देगा, एमआरएनए को अलग कर देगा और प्रोटीन चेन को रिलीज कर देगा। ये रिलीज फैक्टर जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो है वो सेपरेट कर देगा। ये रिलीज फैक्टर जो है वो प्रोटीन को रिलीज कर देगा और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो है रिलीज कर देगा। हाँ, यू डबल ए यू ए जी एंड यू जी ए, बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था कि अमाइनो एसिड जो है बेटा वो एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होकर टीआरएनए से बाइंड हो गया, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो एमआरएनए जो है वो राइबोसोम से बाइंड कर जाता है। एमआरएनए जो है वो इनिशिएशन में एमआरएनए जो है राइबोसोम से बाइंड कर रहा है और एमआरएनए के राइबोसोम से बाइंडिंग इस तरह से है कि जो फर्स्ट कोडान है वो राइबोसोम के पी साइट पर आ रहा है। फर्स्ट कोडान जो है वो राइबोसोम के पी साइट पर आ रहा है और जो सब्सिक्वेंट कोडान है या सेकंड कोडान जो है वो क्या हो रहा है, वो राइबोसोम के जो है ए साइट पर आ रहे हैं। तो बेसिकली जो पी साइट होता है बेटा वहां पर पेप्टाइड साइड है, वहां पर मेनली पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और जो ए साइट होता है वो रीडिंग का काम करता है। अब क्या होगा बेटा, जो ए साइट जो है, जैसे सपोज करो ए साइट पे सी 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 था तो यहाँ पर क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोलीन को कैरी करता हुआ एक टीआरएनए बाइंड हो गया, एक टीआरएनए बाइंड हो गया और ए साइट पर ऑलरेडी जो है कोई ना कोई अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास पास आ गए। अब क्या होता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है वो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की तरह काम करता है और क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। और ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, अमाइनो एसिड विच वाज प्रेजेंट एट पी साइट, अमाइनो एसिड विच वाज प्रेजेंट एट पी साइट will break down from its corresponding tRNA and combined with the amino acid which is present at A site, and it will combine with the amino acid which is present at A site. Obviously फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट, फिर उसी तरीके से आपकी चेन बनती जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, राइबोसोम में आगे की तरफ मूव कर रहा है और जब ये आगे की तरफ मूव करेगा ये सारे कोड को रीड करता जाएगा और जो जो कोड आते जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड जो है ये ऐड करता जाएगा, जो भी कोड आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड जो है ये ऐड करता जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि जैसे ही राइबोसोम का ए साइड जो है ये स्टॉप कोडॉन पे पहुंचेगा, ठीक है, जैसे ही जो ए साइड जो है स्टॉप कोडॉन पे पहुंचेगा अब क्या होगा कि रिलीज फैक्टर जो है वो बाइंड कर जाएगा राइबोसोम से और वो क्या करेगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी है उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सेपरेट कर देगा, पूरे कॉम्प्लेक्स को सेपरेट कर देगा। तो ये स्टेप्स है बेटा ट्रांसलेशन की, इसको हमको ध्यान रखना है। इसमें कुछ चीजें और बची हैं जो मेरे को अभी बताना है आपको, वो आपको मुझे समझाना है।
ये देखो बेटा, ये जो है बेटा एक mRNA है, ये एक mRNA है। अब आपको बताना है कि इससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, इससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे? जो फाइनल प्रोडक्ट या पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा उसमें कितने अमीनो एसिड? देखो बेटा, इसमें अगर तुम देखोगे ना, मैं आपको अभी जब समझा रहा था कि हमेशा याद रखो, ट्रांसलेशन हमेशा इनिशिएशन कोडॉन से स्टार्ट होता है। इनिशिएशन कोडॉन AUG है, तो ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? AUG से स्टार्ट होगा। इसके पहले के सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, ये कोड ही नहीं होंगे, इसको रीड ही नहीं करेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? इनिशिएटर कोडॉन से। ये इनिशिएटर कोडॉन यहाँ से और कहाँ तक चलेगा? स्टॉप कोडॉन तक। स्टॉप कोडॉन क्या है? ये स्टॉप कोडॉन है। तो ये इन दोनों के बीच में, यहां से लेके यहां तक जो है ये स्टॉप हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में देखो, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है ना? मिथ्योनिन, प्रोलिन एंड ग्लाइसिन, ये एक अमाइनो एसिड हो गए। तो ये 3 अमाइनो एसिड की चेन बन रही है। लेकिन अब अगर एक चीज इसमें ध्यान से देखोगे, मैं फाइनल प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। होता क्या है बेटा कि AUG तो इनिशिएटर कोडान है, तो ये तो क्या होगा, हर प्रोटीन के पहले, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में जो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो मिथ्योनिन ही बनेगा। लेकिन होता क्या है, ऐसे तो हर प्रोटीन में सबसे पहले अमाइनो एसिड मिथ्योनिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इसलिए होता है कि जब फाइनली प्रोसेसिंग होती है, जब फाइनली प्रोसेसिंग होती है तो क्या होगा, ये अमाइनो एसिड जो है इसको हटा दिया जाता है। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो हटा दिया जाता है, तो बचा कितना? सेकेंडरी बचा। तो अगर सिंपल ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड चेन विल बी फॉर्म, तो अगर हाउ मेनी सिर्फ पूछा है तो 3 आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है, इन फाइनल प्रोडक्ट हाउ मेनी अमाइनो एसिड, तो फाइनल प्रोडक्ट में हमेशा इस फर्स्ट अमाइनो एसिड को हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड होंगे। आया बेटा समझ में? सारे बच्चों को कंसेप्ट समझ में? इस पे क्वेश्चन आता है इस टाइप के mRNA की, आपको एक चेन दे देगा और आपसे पूछेगा कि कितने अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, ठीक है? तो आपको ये आंसर करना है। दूसरी चीज देखो, अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है, उससे पहले के सीक्वेंस क्या है? इनिशिएशन कोडान से पहले के भी कोडिंग सीक्वेंस है, स्टॉप कोडान के बाद भी कुछ कोडिंग सीक्वेंस है। ये जो रीजन होते हैं इसको हम बोलते हैं UTR रीजन। ये क्या है? UTR रीजन। आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ये mRNA के क्या होते हैं बेटा? अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, जो कि ट्रांसलेट नहीं होते हैं। ये अनट्रांसलेटेड रीजन है जो कि ट्रांसलेट नहीं होते हैं, ठीक है? जो कि ट्रांसलेट नहीं होते हैं, ठीक है? ये कभी भी ट्रांसलेट नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये UTR रीजन का काम क्या है बेटा? UTR रीजन जो है ये mRNA के प्रॉपर फंक्शनिंग एंड प्रॉपर ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होते हैं। ये UTR रीजन क्या होते हैं? mRNA की प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है? तो ये कंक्लूड करता है अब आपका ट्रांसलेशन पूरा। अब इसके बाद ट्रांसलेशन जो यहाँ तक जो है ये हो गया पूरा, ठीक है? यहीं तक पढ़ाना था। तो इसमें UTR भी हमको ध्यान रखना है बेटा कि जो स्टार्ट कोडान के पहले के सीक्वेंस हैं, बाद के सीक्वेंस हैं, ये UTR रीजन। UTR की जरूरत क्या है? इनकी जरूरत इसलिए क्योंकि mRNA को स्टेबल रखते हैं, ठीक है? अगर ये नहीं होगा तो ट्रांसलेशन ही प्रॉपर नहीं होगा, इसीलिए बेटा, ठीक है? तो ये ट्रांसलेशन अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अब हमको आगे अगला टॉपिक इसमें करना है, वो है जीन रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन। जीन रेगुलेशन, तो याद रखो बेटा कि जीन एक्चुअली बेटा, जीन क्या होती है? इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर लाइफ प्रोसेस। जीन होती क्या है? इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की जो भी उसको रखती है, ठीक है?
इट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर लाइफ प्रोसेस। जीन जो है लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें रखती है। लेकिन होता क्या है बेटा, हमको हमेशा हर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। किसी पार्टिकुलर टाइम में हमको इंसुलिन चाहिए होगा, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम में हमको हेक्सोकाइनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किसी समय में हमको एस्ट्रोजन हार्मोन की रिक्वायर्ड होती है, कभी हमें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि ये सारी इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी के डीएनए में प्रेजेंट है। लेकिन क्या है, हमेशा हमको सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए जो बॉडी में किस तरह का मैकेनिज्म डेवलप्ड है कि जो है पार्टिकुलर जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वही जीन जो है एक्टिव होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं जीन विच इज नीडेड इज एक्टिव। तो क्या होगा बेटा, जो भी जीन जिसकी जरूरत है वही जीन जो है क्या है बेटा, एक्टिव है। जिस जीन की हमको रिक्वायरमेंट है वही जीन जो है क्या है बेटा, एक्टिव है। तो कहने का मतलब यह है, तो हम जीन को क्या कर सकते हैं बेटा, हम एज पर रिक्वायरमेंट जो है हम इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और हम इसको सप्रेस भी कर सकते हैं। तो यही चीज जो है बेटा ये जीन रेगुलेशन है। यही कंसेप्ट क्या है, ये जीन का रेगुलेशन है। कहने का मतलब है कि जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उस वाले जीन को हम एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो है आप लोग पढ़ के रखना, नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं 1 मिनट में करवा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ चीजें, ठीक है। अभी सिंपल याद रखो कि जिस जीन की हमको जो रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ उसी जीन को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, विच इज नीडेड इज एक्टिव, ठीक है। तो एक्चुअली याद रखो बेटा कि जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में जीन का रेगुलेशन जो है वो सारे लेवल पे होता है। किस किस लेवल पे होगा, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होगा। दूसरा प्रोसेसिंग, जब ट्रांसक्रिप्ट की जब प्रोसेसिंग हो रही है, कैपिंग कर रहे हो, स्लाइसिंग कर रहे हो, स्प्लाइसिंग कर रहे हो, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग ये दोनों लेवल पे इसका रेगुलेशन होता है। थर्ड रेगुलेशन होता है ट्रांसफर लेवल पे, जब हम एमआरएनए को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। फोर्थ लेवल है बेटा ट्रांसलेशन लेवल। तो याद रखो कि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जीन का रेगुलेशन है बेटा ये 4 लेवल पर होता है। इन यूकैरियोट्स जीन रेगुलेशन ऑकर एट 4 लेवल, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, फिर प्रोसेसिंग के लेवल पे, देन जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं तब, और जब ट्रांसलेशन हो रहा है तब, ये सारे लेवल पे होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो जीन का रेगुलेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स है उनमें जीन का रेगुलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ किस लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है। तब इतने सारे फंडामेंटल के साथ जो है अब हम आते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन। अब हम बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन कंसेप्ट क्या है, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ये है कि ये दिस वाज प्रपोज्ड बाय जैकब एंड मोनॉड। ये दो साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनॉड, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने प्रपोज किया था एंड दे प्रपोज्ड ए मॉडल, दे प्रपोज्ड ए मॉडल टू एक्सप्लेन gene regulation in prokaryotes. They proposed a model to explain gene regulation in prokaryotes, and this model is known as operon. This model is known as operon. तो operon क्या है बेटा? It was model proposed by Jacob Monod to explain gene regulation in prokaryotes. बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल दिया गया था वो क्या है, ओपेरॉन है। तो एक्चुअल में ओपेरॉन होता क्या है, ओपेरॉन में क्या क्या चीजें होती है बेटा। ओपेरॉन में होता है स्ट्रक्चरल जीन, विथ इट्स रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी की जगह ज्यादा अच्छा रखो, विथ इट्स कंट्रोलिंग जीन। स्ट्रक्चरल जीन
और इसको कंट्रोल करने वाले जीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ओपेरॉन बनाते हैं। ठीक है, तो ओपेरॉन में क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन विद इट्स कंट्रोलिंग जीन। अब थोड़ा सा रिकैप करो, अपना रिकॉल करो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जब मैंने बनाया था। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है ऊपर वाला 5-3 इसको लिख रहा हूँ। नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3-5 है। कोडिंग स्ट्रैंड में ये प्रमोटर रीजन हो गया बेटा, ये टर्मिनेटर रीजन हो गया। इन दोनों के बीच में जो है वो स्ट्रक्चरल जीन है। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो स्ट्रक्चरल जीन है और इसको जो कंट्रोल करने वाले जीन है, ये क्या मिलके बना रहे हैं? याद रखो, स्ट्रक्चरल जीन और इसके कंट्रोलिंग जीन क्या बना रहे हैं? ओपेरॉन बना रहे हैं। तो ओपेरॉन में क्या क्या आता है? कंट्रोलिंग जीन में आते हैं, सबसे पहला आता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन, दूसरा आता है प्रमोटर जीन, एंड देन रेगुलेटरी जीन, देन रेगुलेटरी जीन। ठीक है, तो क्या क्या आ रहे हैं बेटा? इसके जो स्ट्रक्चरल जीन और उसके कंट्रोलिंग जीन क्या क्या है? ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटरी जीन। तो देखो, स्ट्रक्चरल जीन के बगल में प्रमोटर तो यही है, प्रमोटर जीन तो है ही है। प्रमोटर जीन के जस्ट लगा हुआ, इससे जो लगा हुआ जो जीन होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर जीन। ये जो पिंक कलर से बना रहा हूं, ये ऑपरेटर जीन। और इसके पहले जो है बेटा, प्रमोटर जीन के पहले जो है अप स्ट्रीम में एक और जीन होता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन, ठीक है। तो ये ओपेरॉन सबसे पहले समझो कि ओपेरॉन है क्या। ठीक है, ओपेरॉन में क्या क्या चीजें आती हैं, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है, ये पूरी चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अल्टीमेटली ये जो आपके जो रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल जीन के सारे के सारे कंट्रोलिंग जीन है, इसी की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे रेगुलेट हैं। तो हम बात कर रहे थे ओपेरॉन की। तो मैं आपको बताया था बेटा कि जो बैक्टीरिया या मोनेरा में जो मॉडल है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जो ये सारे जो मिलके कंट्रोलिंग जीन है, ये जो सारे मिलके स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को वो किसके थ्रू रेगुलेट कर रहे हैं? ये स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट कर रहे हैं बाई altering binding of RNA polymerase with promoter gene, with promoter gene। ये लाइन को लिखो, ये तो बार बार भूलते हो। कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? ये कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? रेगुलेटिंग जीन ये मेनली रेगुलेट कर रहे हैं बाई अल्टरिंग बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रमोटर जीन। एक्चुअल में देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन जब मैं पढ़ाया था तो आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होता है इनिशिएशन के लिए कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो है इस प्रमोटर रीजन से बाइंड करे। जब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है सिग्मा फैक्टर के थ्रू, तो फिर आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है पॉसिबल हो पाता है। इस रीजन से अगर आरएनए आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग अगर आप इनहिबिट कर दोगे तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। एग्जैक्टली यही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये जो कंट्रोलिंग जीन है, ये क्या कर रहे हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग है प्रमोटर जीन से ऑल्टर कर दे रहे हैं और इस जीन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो अब क्या था बेटा, इस पूरे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जैकब और मेनॉर्ड ने जो मॉडल दिया था, वो मॉडल था लैक ओपेरॉन मॉडल। लैक ओपेरॉन मॉडल। लैक ओपेरॉन मॉडल क्या है बेटा? ये मॉडल एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ
all the gene involved in metabolism of lactose in E. coli. Metabolism of lactose in E. coli. Lactose in E. coli. ठीक है, तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? ये एक्सप्लेन कर रहा है, इट एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ ऑल द जीन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन ई कोलाई। ठीक है ना, तो लैकोप्रान एक्चुअल में लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के जो जीन है जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, ई कोलाई में प्रेजेंट होते हैं, उनको किस तरह से रेगुलेट करते हैं उसको एक्सप्लेन करता है। इसको देखो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो सबसे पहले तुमको क्या बनाना पड़ेगा, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के जीन, स्ट्रक्चरल जीन या उसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और साथ ही साथ उसका रेगुलेटिंग सीक्वेंस, आपको उसका कंट्रोलिंग जीन बनाना पड़ेगा। तो लैकोप्रान में 3 जीन होते हैं बेटा, जेड जीन, वाई जीन, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के 3 जीन होते हैं इसमें, ए जीन। ठीक है, और याद रखना बेटा, टर्मिनेटर रीजन जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, ये ओपेरान में इंक्लूडेड नहीं है। तो लैक ओपेरान के बेटा, ये आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। जब मैं आपको पढ़ाया था कि बैक्टीरियल जीन क्या होता है, वो पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक मीन्स कि ऑल द जीन which is needed for a particular metabolism are placed together and can be controlled by a single regulating system। ठीक है ना, तो पॉलीसिस्टोनिक जीन सिस्टम का मतलब क्या है? जब उसी समय बताया था इन प्रोकैरियोट्स ऑल द जीन which is needed for a single metabolism are placed together and can be controlled together। इसमें ठीक है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के जितने भी जीन है ई कोलाई में, वो सारे जीन एक जगह रख दिए। जैसे जेड जीन होता है, ये होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है। ये जीन है क्या है भाई? बीटा गैलेक्टोसिडेज है। वाई जीन है परमिएज है। ए जीन जो है वो ट्रांससाइक्लेज है, एसाइक्लेज है। ये ट्रांससाइक्लेज, ये तीनों जीन जो है बेटा किसमें काम आते हैं? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है ये लैक्टोज को गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक करता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या कर रहा है? ये लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक कर रहा है। परमिएज क्या करता है बेटा कि ये ब्रेक तो तब होगा ना जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो परमिएज क्या करता है, ये जो है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर लैक्टोज एंट्री, लैक्टोज के बॉडी में एंट्री के लिए, बैक्टीरिया के अंदर एंट्री के लिए उसके लिए क्या बनाता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या चैनल प्रोटीन बनाता है। ट्रांससाइक्लेज क्या कर रहा है? एक्चुअल में बहुत सारे टॉक्सिन सब्सटेंस भी अंदर आ जाते हैं लैक्टोज के साथ, तो उसको क्या करता है? ये ट्रांससाइक्लेज जो है वो इनहिबिट करता है या न्यूट्रलाइज करके रखता है। तो ये तीनों जीन जो है ये चूंकि एक ही मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में यूज हो रहे हैं, इसीलिए तीनों जीन को एक साथ रखा गया है और तीनों जो है एक ही साथ रेगुलेट हो रहे हैं, एक ही कंट्रोल सिस्टम से रेगुलेट हो रहे हैं, इसीलिए पॉलीसिस्टोनिक सिस्टम है। तो अब देखो बेटा, अब ये देखो जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म जो है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म जो है ये कैटाबोलिक पाथवे है कि एनाबोलिक पाथवे है? आंसर करो, लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है ये कैटाबोलिक पाथवे है कि एनाबोलिक पाथवे है? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म जो है ये कैटाबोलिक पाथवे है बेटा कि एनाबोलिक पाथवे है? देखो जब भी क्या होता है बेटा, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से अगर आप जो है कुछ चीज नई चीज बना रहे हो, जैसे ग्लूकोज से आपने ग्लाइकोजन बनाया, तो ये क्या होता है? ये एनाबोलिक है क्योंकि नई चीज बन रही है। लेकिन ग्लाइकोजन को ब्रेक करके जब ग्लूकोज बनाओगे तो ये कैटाबोलिक, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है। तो वैसे ही बेटा जो आपका लैक्टोज है वो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक हो रहा है। लैक्टोज क्या हो रहा है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक हो रहा है। लैक्टोज क्या है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक हो रहा है ना। तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का पाथवे क्या है? कैटाबोलिक पाथवे है।
लैक्टोज को हम किसमें ब्रेक कर रहे हैं, बैक्टीरिया किसमें ब्रेक कर रहा है, लैक्टोज को ब्रेक करके क्या बना रहा है ये, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बना रहा है कि नहीं। तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का पाथवे क्या है बेटा, कैटाबोलिक पाथवे है, कैटाबोलिज्म हो रहा है। अब देखो, अब लॉजिकल वे में अगर तुम सोचोगे तो ये लैक ओपरान जो है इस लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, तो इस ओपरान सिस्टम को या इस जीन को कब एक्टिवेट होना चाहिए, लैक्टोज के प्रेजेंस में एक्टिवेट होना चाहिए कि लैक्टोज के एब्सेंस में एक्टिवेट होना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये कब एक्टिवेट होना चाहिए, लैक्टोज के प्रेजेंस में होना चाहिए कि लैक्टोज के एब्सेंस में होना चाहिए, प्रेजेंस में। वेरी गुड, क्योंकि भाई लैक्टोज अगर है ही नहीं तो फिर क्यों एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज जो है उसी समय क्या होना चाहिए, इस सिस्टम को एक्टिवेट होना चाहिए। तो एक्चुअली एब्सेंस में क्या होता है, एब्सेंस में क्या होता है बेटा कि रेगुलेटरी जीन जो है ना एक रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। रेगुलेटरी जीन क्या बनाता है, एक रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेशर प्रोटीन क्या होता है, ये जो है ये ऑपरेटर जीन से बाइंड कर जाता है। ऑपरेटर जीन से बाइंड कर जाता है। और याद रखो, फॉर प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ प्रमोटर विथ आरएनए पॉलीमरेज, अब मैं आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में जो है हम रेगुलेट किस तरह से कर रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज को हमको प्रमोटर रीजन से बाइंडिंग हमको ऑल्टर करनी है। आरएनए पॉलीमरेज की ये प्रमोटर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन है, रेगुलेटरी जीन, ठीक है ना। तो रूटीनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जो हम किस तरह से जीन को रेगुलेट कर रहे हैं बेटा, आरएनए पॉलीमरेज की जो प्रमोटर से बाइंडिंग हम ऑल्टर कर दे रहे हैं। तो याद रखो बेटा कि जब भी ऑपरेटर अगर फ्री नहीं है, ऑपरेटर अगर फ्री नहीं है मतलब ऑपरेटर से अगर रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड किया हुआ है तो कभी भी आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेशर प्रोटीन क्या करेगा, वो रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर से जो है ऑपरेटर जीन से बाइंड करके रखा होगा। और जब ऑपरेटर जीन जो है फ्री नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या होगा बेटा, वो प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। अब क्या है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज जैसे ही आया, लैक्टोज क्या होगा, इट विल बाइंड विथ रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड कर लेगा। और रिप्रेशर प्रोटीन जैसे ही बाइंड करेगा, अब क्या होगा, ऑपरेटर जीन जो है वो फ्री हो गया, ऑपरेटर जीन जो है वो फ्री हो गया। ऑपरेटर जीन जब फ्री हो गया तो क्या होगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज जो है अब जो है आपका जो है प्रमोटर से बाइंड कर लेगा और ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आया बेटा समझ में, इसको तुम लोग अभी इतना पढ़ के रखो जितना मैं तुमको कराया हूं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इसको 5 मिनट 10 मिनट का रिव्यू दूंगा, 5 to 10 मिनट का रिव्यू दूंगा। फिर उसमें फिर आपको मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। उसमें क्या बताऊंगा कि जैसे लैक्टोज को हम इंड्यूसर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लैक्टोज इंड्यूस कर रहा है। दूसरा जो रेगुलेटरी जीन जो है, रेगुलेटरी जीन जो इस पूरे ओपेरान को किस तरह से रेगुलेट कर रही है, पॉजिटिव रेगुलेशन है कि नेगेटिव रेगुलेशन है, ठीक है ना। अभी क्या है, तुम लोग मेरे को पता है कि हैवी हो गया है, तो जो अभी तक जो कराया हूं इसको एक बार फिर से पढ़ना है, इसी सीक्वेंस में पढ़ना और इसको करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट में फिर आपका जो है बाकी चीजें जो है नेक्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट मतलब कल सारा जो इसको कंक्लूड कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो, और उसके बाद फिर जो है आपको पूरे इसके डीपीपी एक साथ ही दूंगा, सारा बना हुआ है वो सारा मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए बेटा।